ध्यान देना। आज अपने वैसे ऑर्डर राइटिंग की क्लास चालू कर देंगे। 10 दिन के अंदर अपने सिविल की ऑर्डर राइटिंग, फॉर्मेट, क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, सिविल की जजमेंट राइटिंग, फॉर्मेट क्या, ये सब अपने 10 दिन में खत्म कर देंगे, ताकि अपने उसके बाद क्वेश्चंस चालू कर सकेंगे। भाई क्रिमिनल में, सिविल में क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब चालू कर सकेंगे। ठीक है। एक चीज यार, अभी मेरे को याद है, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे जरूर याद दिला देना। आजकल ये नहीं चल रहा, वो क्या बोलते हैं इसको, ये डिजिटल अरेस्ट, कि वो फोन आता है और वो वीडियो कॉलिंग पे और वो पुलिस वाला होता है, उस पे जजमेंट आ सकती है। तो अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि भाई ऐसे कुछ, ऐसे एक फैक्ट बना के अपने को जजमेंट करनी है, क्योंकि उसके अंदर आपका आईटी एक्ट भी लगेगा, उसके अंदर आपका मतलब आईपीसी बीएनएस भी लगेगा, और काफी अच्छे अच्छे सेक्शन लगेंगे, कि अगर अपने को उसके सेक्शन अच्छे से पता है और कुदरती वैसी जजमेंट आ गई तो ये समझ लो अपने बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना अगर मैं भूल जाऊं तो। चलो अब अपने मुद्दा चालू करते हैं। एक मिनट, हाँ शायद किसी को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। चलो अब आ जाओ। अब सबसे पहली बात जो एक ऑब्वियस सभी को रहता है, देखो अपने ने जो सिलेबस है ना, जो आपका, जो आपको लॉ पोर्शन पढ़ना है, अपने ने उसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में डिवाइड किया है। आप लोग भागो मत। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि भाई ग्रुप ए पढ़ने में हमको समय लग रहा है, तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ग्रुप ए जब आप पढ़ो तो ऐसा रहे कि जब भी आप ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाओ तो आपको रहे कि हाँ हमने बहुत अच्छे से ग्रुप ए पढ़ लिया है, कि अब हमारे को वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आता ही होगा। और सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, आपको बेरेक्ट पढ़नी है ग्रुप ए की, जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट्स की बेरेक्ट। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर देखने हैं। उसमें मैं मार्क कर दूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस बहुत कम है। बस उनको मोटा मोटी देख लेना कि अगर आ जाए तो अपने को ऐसा ऐसा लिखना है। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, और भागो मत। अगर आपको लग रहा है ग्रुप ए में समय लग रहा है तो समय दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी, और सिंपल सा है, आप जब भी आप ग्रुप ए खत्म कर लो, उसके बाद जो भी आपके टेस्ट अपलोड हुए हैं ना, आप चाहे उसके बाद दे देना। बस इतना है, जब भी कोई टेस्ट सबमिट करना तो लिख देना कि भाई टेस्ट 1 है या टेस्ट 2 है, ताकि हम उसी के वो क्वेश्चन पता लगा देख सकें भी क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या सिस्टम था। ठीक है। तो भागो मत, ग्रुप ए आराम से खत्म करो। आराम से का मतलब ये नहीं, बहुत ही रिलैक्स हो जाओ। टारगेट लेकर चलो कि अपने को ग्रुप ए, बी और सी 30 दिन में नहीं तो 50 दिन में खत्म करने हैं, उससे ज्यादा समय नहीं देंगे हम। ठीक है। ये लेकर चलो। बेरेक्ट आप अपने हिसाब से पढ़ लो, और उसके बाद जो आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो, अगर, ठीक है, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि भाई क्वेश्चन एंड आंसर देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कल परसों किसी से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने ये बोला कि भाई पेपर का क्या ही लेवल बना देगा, बनाने वाला भी तो इंसान ही है। वो पेपर ऐसा ही रखेगा जो चीजें आप मतलब स्टूडेंट के सामने होंगी, कि हाँ यार मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा तो था, मैंने ऐसा ऐसा, मेरे को मोटा मोटी तो पता है। तो अगर आपको ऐसा भी करना है ना, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने, जैसे कल शायद मेरे से किसी ने पूछा कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट में क्या क्या आ सकता है, तो राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के क्वेश्चन आपके दे दिए गए हैं। आपको अगर ये भी देख लें क्या क्या आ सकता है, तो आप वो क्वेश्चंस देख लो पहले, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से पढ़ना है। आपको लगता है भाई एनआईए में क्या आ सकता है, तो आप एनआईए के क्वेश्चन देख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के क्वेश्चन देख लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एट द एंड ये हो कि आप बेरेक्ट अच्छे से पढ़ चुके हो, जो क्वेश्चन आपको जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है वो आपको उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप मॉक टेस्ट में अच्छे से लिख सको। ठीक है। और लिखते टाइम बहुत सिंपल सा ध्यान रखा करो, बहुत ज्यादा चीजों को अजीब मत बनाया करो। सिंपल कि भाई जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है, उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन के बारे में जो बातें हैं वो लिखो, और चीजों को पैराग्राफ में चलाओ, कि भाई सेक्शन 4 ये बोलता है, फिर उसके बाद अगला पॉइंटर वाइज मत चलाओ, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नहीं। उसमें क्या वो सिंक, एक स्टोरी टाइप चीज होती है, वो नहीं बनती है। तो पैराग्राफ वाइज चलाओ। ठीक है। हाँ आज डॉली आपने पूछा था ना, सारे सब्जेक्ट के नहीं, ग्रुप ए के मैं चेक कर लूंगा। शायद साक्षी आपने मेरे को कल भी कहा था ना कि शायद नहीं हुए हैं, मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि कल रात को मैंने एनआईए के चेक किए हैं, एनआईए में सेक्शन नंबर नहीं लिखे हुए हैं। तो मैंने ये था कि भाई सेक्शन नंबर इसके दोबारा ऐड, मतलब ऐड करके एडिट करके दोबारा अपलोड कर देंगे। तो अगर नहीं शो हो रहे हैं, मैं इसको दोबारा अपलोड कर दूंगा, अभी क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा। चाहे पार्टनरशिप, एनआईए, राजस्थान कोर्ट फीस, और
और कौन सा था, लैंड रेवेन्यू तो हो गया। ये 3 कल मैंने देखे थे, पार्टनरशिप, एनआईए, राजस्थान पार्टनरशिप, एनआईए, हाँ ये एनआईए के अंदर है कि वो सेक्शन नंबर नहीं लिखे हो तो वो उसको दोबारा लिख देंगे, ठीक है। ओके, और देखो भागो मत, मेरा मतलब मेरा आप लोगों को जो समय देने का, एक टारगेट देने का इंटेंशन ये होता है कि अगर आप में से कोई ऐसा भी है ना जो थोड़ा सा स्लो चलता है, ऑब्वियस हर किसी का अपना अपना दिमाग का सिस्टम होता है, जो थोड़ा सा स्लो चलता है या पढ़ने का तरीका है, तो उसके मन में ये रहे कि यार मुझे इतनी तारीख तक खत्म करना है, 10 नहीं तो 12, 13, 14 इतने तक खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना पढ़ लो। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि देना नहीं है, आप अपने हिसाब से जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब मॉक टेस्ट दे देना, और अच्छे से देना, जब आपको लगे कि आप उस पूरे ग्रुप ए को खत्म करने के बाद देना। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट खत्म किया, आज ही याद किया और आज ही टेस्ट दे दिया, कोई फायदा नहीं होगा। पूरे ग्रुप ए को जब आप खत्म कर लो, आपको लगे कि अब आपको उसमें आता है, तब उसके मॉक टेस्ट देना, इस तरह से। और आप में से कोई भी ऐसा जो है जो ग्रुप ए खत्म कर चुका है और ग्रुप बी को चालू कर चुका है, तो आपके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रुप बी को पढ़ रहे हो तो डेली का 2 घंटा ग्रुप ए के रिवीजन को दोगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ग्रुप बी हो सकता है आप थोड़ा कम पढ़ लेना 2 घंटा, पर डेली का 2 घंटा ग्रुप ए के रिवीजन को दोगे, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और बाकी जो अपना समय है 2 घंटा जजमेंट राइटिंग, 1 घंटा अगर क्वेश्चन है तो 1 घंटा वो, और 1 घंटा ऐसे, ठीक है। ऐसे को लेकर लोड मत लो, संडे को आप एक बार ऐसे लिखो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक आपको एक्चुअली में नहीं पता लगेगा कि भाई मुझे दिक्कत क्या आती है। तो आपको संडे को राजस्थान की 2 या 3 ऐसे देंगे, आप उनको लिखना, तब आपको पता लगेगा भाई क्या दिक्कत आती है। फिर अपने उस पर बातें करेंगे, भाई कैसे लिखो, क्या लिखो, किस तरह से ऐसे को अच्छा बनाओ, ठीक है। ऐसे की संडे को ले लेंगे क्लास, ठीक है। संडे को छुट्टी होती है, संडे को आपकी ऐसे की क्लास ले लेंगे, बोल देंगे किसी को भी जो लोग ऐसे की जो ये फैकल्टी वगैरह है इंग्लिश हिंदी वाले, उनको कह देंगे वो आपका एक सेशन ले लेंगे, ठीक है। एक सेशन करवा देंगे। और हो सका तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैम है जो सिलेक्टेड जज है, उनके काफी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो देख लेंगे अगर वो संडे को घर वगैरह उनका जाने का अगर प्लान नहीं होता है इस संडे का, तो उनको कह देंगे कि वो आपका एक सेशन ले लेंगे। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो अब अपने आते हैं टॉपिक पे, अब अपने क्लास चालू कर देते हैं। अब आ जाओ ऑर्डर राइटिंग पे, ध्यान देना। ऑर्डर राइटिंग को लेकर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, ये तो मैंने क्रिमिनल का खोल रखा है, ऑर्डर बेल ऑर्डर है ये, अभी अपने ये तो अपने बाद में करेंगे। ऑर्डर राइटिंग को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, जब अपने ऑर्डर राइटिंग करते हैं, मान लो ऑनलाइन निकालते हैं ऑर्डर की कॉपीज या कुछ भी, सिविल के केस में ना वो लोग इस तरह से ऑर्डर राइटिंग देते हैं अपने को, आप ऑनलाइन निकालोगे तो आपको इस तरह से आएगी। ये ऑर्डर नहीं है, मतलब है तो ऑर्डर, मतलब जिस जैसा हमको लिखना है वैसा नहीं है, ये ऑर्डर शीट है। ये ऑर्डर मैं ये भेज दूंगा आपको, ये सारी जितनी भी डिटेल है, ये ऑर्डर शीट है। ऑर्डर शीट मतलब जो केस की फाइल होती है ना, उसी के अंदर पत्रावली चलती है, केस की फाइल में जो चलता है, वहां चीजें बहुत ही समरी फॉर्म में लिखी जाती हैं, इतनी डिटेल नहीं लिखनी होती है, तो हम ये पैटर्न नहीं फॉलो कर सकते सिविल में। तो सिविल में भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर राइटिंग के अंदर हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो फॉर्मेट ऑब्वियस हम कहां से लेंगे, हम क्रिमिनल से लेंगे। कि भाई क्रिमिनल में क्या फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जब क्रिमिनल का ऑर्डर, क्यों, क्योंकि भाई वही डिस्ट्रिक्ट जज, वही सेशन जज एक ही आदमी होता है। जब वो क्रिमिनल लिखता है तब पूरे फॉर्मेट में ऑर्डर को लिखता है, सिविल के अंदर वो फाइल में लिख देता है, फाइल के अंदर ही ऑर्डर लिख के नक्की कर देता है। तो अपने को फॉर्मेट चाहे सिविल का फॉलो कर ले चाहे क्रिमिनल का फॉलो कर ले, ठीक है। तो अपने फॉर्मेट क्रिमिनल का एक, अब फॉर्मेट अपने देख लेंगे भाई फॉर्मेट अपने को क्या रखना है, फॉर्मेट में अपने को क्या 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 चीजें रखनी है, ताकि फॉर्मेट अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के कर दें। उसके बाद इसमें भी अपने ऐसे ही करेंगे कि ऑर्डर जब अपने लिखेंगे तो इसको ऑर्डर को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन जो फॉर्मेट जिसको अपने बोल सकते हैं, दूसरे में ऑर्डर, ऑर्डर में अपने को क्या लिखना है, केस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और वो सारी बातें, ठीक है। पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं कि अपने क्या फॉर्मेट फॉलो करना है और किस तरह से लिखना है, ताकि आपको ये फॉर्मेट वाला झंझट खत्म हो जाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भेजा था आज, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, अपने वो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, और क्वेश्चन तो चलो करेंगे ही, पर उससे पहले अपने उसका फॉर्मेट सीखेंगे। भाई अगर अपने को इसका ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब अपने ऑर्डर के सबसे पहले सिर्फ फॉर्मेट सीखोगे, आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे, वो आगे की बात है, पहले सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना,
ठीक है। और फॉर्मेट मैंने इन्हीं से बनाया है, ये जो कोर्ट्स के अंदर जो फॉर्मेट चलते हैं या फिर जो डीजे वगैरह जिन्होंने जो जो भी बताया, थोड़ा बहुत गाइड किया, उनके हिसाब से अपने ने फॉर्मेट बनाया कि ये फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है। अच्छा हाँ, एक चीज बतानी भूल गया, सॉरी। ये नाम पढ़ के याद आया, ये चीज ध्यान रख लेना। राजस्थान के केस में बोल रहा हूं, कहां गया, राजस्थान के केस में लिख लेना। अब आप सिविल का चालू कर रहे हो, सिविल की जजमेंट की एक अलग से कॉपी बना लेना और कुछ भी जो नोट्स है वो लिख लेना। सिविल के केस में ये चीज लिख लेना कि भाई आपका जो सिविल जज बैठता है, 3 नाम अपने अपने को ध्यान रखने हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। अब ध्यान रख लेना, आ सकता है अगर वो आपको ये बोले कि भैया जो प्रॉपर्टी है या फिर जो विवाद है उसकी कीमत, तो ध्यान देना अगर 2 लाख रुपए तक का मामला है तो जूनियर, 5 लाख तक का मामला है तो सीनियर, और अगर 5 लाख से ऊपर का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट जज। सीधा सा ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी की कीमत 2 लाख बताई है, 2 लाख या कम जूनियर में, 5 लाख या उससे कम सीनियर में, 5 लाख से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज। प्रॉपर्टी का विवाद हो या कोई भी, जहां पर आपको ये बोला हो कि भैया जो केस है उसकी कीमत इतनी होगी, तो मामला इनके पास जाएगा। इसको अपने बोल सकते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इस केस की कीमत के हिसाब से, केस की वैल्यू के हिसाब से किस कोर्ट का केस बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी अपने लिए इतना कुछ भी ध्यान रखने वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, अब अपने चालू करते हैं अपने फॉर्मेट पे। अपने पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, फिर अपने आ जाएंगे फॉर्मेट पे। हिंदी विंदी सब मैं आपको इसका बता दूंगा। एक नॉर्मल सी छोटी सी बात थी जो ध्यान रखनी थी बस। कहाँ गया क्वेश्चन? वैसे तो आप लोगों को केस के फैक्ट आपके पास थे, बट मोटा मोटी अपने केस के फैक्ट, सॉरी यार, केस के फैक्ट दोबारा सुन लेते हैं। केस के फैक्ट कुछ इस तरह से है। एक आदमी है राम कुमार, उसकी जयपुर में दुकान है। ठीक है, जयपुर के चांदपुल बाजार में उसकी दुकान है। उसने वो दुकान सन 2020 में एक पर्सन को किराए पे दी थी वो दुकान। फिर होया क्या कि जब उसने दुकान किराए पर दी थी, तब जब किराए पर वो दे रहा था, तब उस समय क्या था ना, वो दुकान के अंदर कुछ मेंटेनेंस या होता ही है, मान लो आदमी किराए पे, साहब इसमें ये कराना है, इसमें वो कराना है, दीवार की वॉल पुट्टी है, ये वो। तो उसने जो मालिक है उसने कहा एक काम करो यार, ये खर्चा तुम कर लो, और जितना भी खर्चा होगा वो तुम किराए में से काट लेना, किराए में से काटते जाना, जब तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाए, और होता भी ऐसा, तो मेरे को मेरा किराया दे देना। ठीक है साहब, हो गया जी। ठीक है, हाँ मैं अभी दोबारा बता दूंगा, पहले एक बार फैक्ट कर ले। ठीक है, उसने उसको ये बात बोल के किराए पर दे दिया जी। फिर क्या होता है, 1 जनवरी 2025 को जो राम कुमार सोनी है ना, वो धीरज को बोलता है कि भैया यार तुम जगह खाली कर दो। जब वो उसको बोलता है ना कि जगह खाली कर दो, तो ये जो किराएदार है ये मना कर देता है। ये कहता है ऐसे कैसे खाली कर दूं, मेरा तो अभी पैसा ही पूरा नहीं हुआ जो मैंने आपकी दुकान पे खर्चा किया। उस पे इनकी बहस हो जाती है। बहस, अब देखो, ये तो चलो इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि केस के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर ये जो क्या नाम है, प्रार्थी है या जो एप्लीकेंट है उसने क्या बोला, रिस्पोंडेंट या अप्रार्थी लिखते हैं ये लोग, क्या बोला, ये तो बताया गया। बट नॉर्मली भी अपने को कई राजस्थान के अंदर क्या है, ये लोग बताते नहीं है कि इसने क्या बोला। ये कहते हैं भैया ऐसे ऐसे करके फैक्ट है, अब ऐसी अब इसके हिसाब से आप एप्लीकेशन डलवाओ और ऑर्डर लिखो। तो यहां पर अपने को जो आता है ना, नहीं अभी आता हूं इस मुद्दे पे, यहां पर अपने पास जो आता है ना, अपने पास होता है यहां तक का मामला, यहां तक का मामला। अब ध्यान देना, ठीक है। अब उसने उसको बोला कि भाई यार खाली कर दो, खाली करने से वो मना कर देता है। वो कहता है कैसे खाली कर दूं, पैसा ही पूरा नहीं हुआ। इन दोनों में बहस हो जाती है। वो कहता है 5 साल हो गए, पैसा कैसे नहीं पूरा हुआ, पैसा तो पूरा हो ही गया होगा। धीरज कहता है नहीं पैसा हुआ, मैंने तो इतना कर। इन दोनों को लेकर विवाद हो जाता है। फिर ये क्या करता है, राम कुमार 10 जनवरी को राम कुमार 2 लोग अपने साथ ले जाता है और उसकी दुकान का जो भी सामान उमान है वो खाली बाहर निकाल देता है, और जो ये है धीरज, इसको भी सामान दुकान से बाहर निकाल देता है। फिर धीरज क्या करता है, कोर्ट में चला जाता है। वो कहता है साहब मेरे को इसने दुकान से बाहर निकाल दिया, मेरे को मेरी दुकान का कब्जा वापस दिलवाओ। मोटा मोटी ये बात है। क्या हुआ,
एक मकान मालिक, एक दुकान के मालिक ने दुकान किराए पर दी। दुकान किराए पर देते टाइम उन्होंने कहा था कि भाई जो भी तुम खर्चा करोगे किराए से काट लेना। 5 साल बाद वो उसको कहता है भैया दुकान खाली कर दो। वो कहता है दुकान खाली कर दो, वो खाली करता नहीं है। वो कहता है ना अभी तो मेरा पैसा ही पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर इनमें बहस हो जाती है। 1 जनवरी 2025 को 10 जनवरी 2025 को ये जो है मकान दुकान का मालिक ये जाता है और जबरदस्ती उसको बाहर निकाल देता है। अब आप बताओ कि अगर जिसके साथ नुकसान हुआ, मान लो जो धीरज शास्त्री है, अगर वो अब एप्लीकेशन डालना चाहे कोर्ट के अंदर कि साहब मुझे मेरा कब्जा वापस दिलवाओ, तो वो किस सेक्शन में जाएगा? वो किस सेक्शन में जाएगा? और अगर आपको वो केस बोल रहा है, अगर आपको वो सवाल में बोल रहा है कि भैया वो न्यायालय में गया है, अगर वो अगर वो केस में बोल रहा है कि वो न्यायालय में गया है, तब किस सेक्शन में जाएगा? उसने बोला नहीं है, उसने तो ये बोला भैया वो न्यायालय में गया है, कोर्ट में गया है, कोर्ट में। तो अब बताओ कोर्ट में अगर गया है तो वो किस सेक्शन में जाएगा? सिविल कोर्ट, ऑब्वियस कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट। ठीक है, ध्यान देना, अगर वो सिविल कोर्ट में गया है तो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये ध्यान रखना। आप लोग दोनों ही, आप लोग अपनी जगह गलत नहीं हो। आप में से जिसने ये बोला कि भाई वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, जा सकता है, पर रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाके वो केस फाइल करेगा। यहाँ पर अपने को वो ऑर्डर के लिए बोल रहा है कि भैया ऑर्डर लिखो। रेंट ट्रिब्यूनल के पास किस लिए जाता है आदमी कि साहब मेरे साथ हो गया, मेरा मामला सुनो, आप पिटीशन फाइल करता है वो। यहाँ पर क्या चल रहा है कि भाई वो एप्लीकेशन, पिटीशन नहीं, एप्लीकेशन डाल रहा है वो कह रहा है कि भाई, और कहाँ डाल रहा है? कोर्ट। जब बात ही वो बोल रहा है कि कोर्ट में गया है, तो कोर्ट में तो वो किस सेक्शन में जाएगा? सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कोर्ट में तो राजस्थान रेंट में जा नहीं सकते, वहां तो आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, तो ये लगेगा। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये अपने आगे, ये बातें अपने आगे भी कर लेंगे। अब आ जाओ मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि अब हमको इसके अंदर फॉर्मेट सीखना है पहले तो, कि अपने क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें। तो ऑर्डर के अंदर जब हम फॉर्मेट में आएंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑर्डर का जो फॉर्मेट है, जिसमें हमारा पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे ये ध्यान रख लेना कि जब भी हम फॉर्मेट लिखेंगे उसके अंदर जो हम पहला पार्ट, जो जजमेंट के जैसा ही है, मोटा मोटी कुछ डिफरेंस नहीं है, आ जाइए सीधा सीधा आ जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमारा पहला पार्ट चलेगा, जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर आएगा कोर्ट का नाम, कोर्ट नेम, एक न्यायालय, दीवानी मामला, ये सब। फिर उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ब्रैकेट में लिख देना आरजेएस। हिंदी वाले जब भी लिखना तो आरजेएस आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आरजेएस। उसके बाद ये ध्यान देना, अभी तक हम जब लिख रहे थे तब हम क्या बोलते थे? क्रिमिनल केस नंबर, सीआईएस नंबर। अब आप 3 चीजें लिखोगे। ये जो एप्लीकेशन फाइल हो रही है ये क्या नंबर है? सीआईएस नंबर। और सिविल सूट, जिस अगर कोई मामला अगर चल रहा है, तो अगर अगर हमारे पास ऐसी कोई बात ही नहीं आ रही तब हम ये नहीं लिखेंगे। पर अगर वो बोल रहा है ना कि मामला पेंडिंग है, उसमें एप्लीकेशन डली है, फिर आप ये भी लिखोगे। अब यहां पर हमारे पास मामला पेंडिंग नहीं है, हमको पता नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। पर अगर कुछ भी वो ऐसे बोल देता है कि भैया इनका कोई मामला चल रहा है, तब हम ये लिखते हैं, एप्लीकेशन नंबर, सीआईएस नंबर, सिविल सूट नंबर, कि सिविल सूट का क्या नंबर है। उसके बाद पार्टीज का नाम। अब ध्यान दे देना,
अब हिंदी वाले सीधी सी बात बोल देता हूं भाई, हिंदी में यहां आता है प्रार्थी और वो अप्रार्थी लिख रहा है, सब जगह यही लिख रहे हैं वो लोग, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थी कौन है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से लिखना पहले ही कि प्रार्थी कौन है, इसके अंदर कौन जा रहा है कि भैया हटाया किसको गया है, हटाया किसको गया है, धीरज शास्त्री को हटाया गया है, यहां गलत लिखा है। एप्लीकेंट कौन होगा, किसको हटाया गया है बताओ, हटाया किसको गया है, एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है इस केस में, किसको हटाया गया है, कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा कि साहब मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे हटा दिया, मेरे को रिलीफ दो, कौन फाइल करेगा। हाँ जी, केस के अंदर एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, केस तो आपने पढ़ ही लिया, राम कुमार सोनी है, उसने वो मकान मालिक है, किराएदार है आपका ये धीरज शास्त्री, और धीरज शास्त्री को हटाया गया है, टेनेंट धीरज शास्त्री। अब ध्यान रखना, जब भी आप ऑर्डर राइटिंग करोगे ना, वहां पर आप इन चीजों में मत जाना कि केस का प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया है वो कौन है, डिफेंडेंट कौन है, ये सब चीजों पे मत जाना, आरोपी कौन है, प्रोसिक्यूशन कौन है, हमको कोई मतलब नहीं है। कानून कहता है भाई हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि फैक्ट याद नहीं रहे, फैक्ट दोबारा बता देता हूं, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। कानून कहता है भाई हम तो जब यहां पर ऑर्डर राइटिंग में जब हम लिखेंगे तो हम सिंपल लिखेंगे कि यहां पर उसका नाम आएगा जो एप्लीकेंट है और यहां पर उसका नाम आएगा जो रिस्पोंडेंट है, बात ही खत्म, बात ही खत्म। अब एप्लीकेंट कौन है, धीरज शास्त्री, रिस्पोंडेंट कौन है ये, तो बहुत ध्यान रखना, ये नहीं है कि जो पार्टी है उसी का नाम चला दो। भाई केस की मान लो, जैसे कई बार क्या आता है ना, वो बोलता है कि भाई राम कुमार और धीरज के बीच में केस चल रहा है, हम कहते हैं भाई केस किसने फाइल किया, राम कुमार ने, तो हम यहां भी वैसे का वैसा लिख देते हैं, नहीं, एप्लीकेशन के केस के अंदर जिसने एप्लीकेशन फाइल किया उसका नाम ऊपर आएगा, जो जवाबदेह वाला पर्सन है उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, और एप्लीकेंट का ही नाम ऊपर आएगा, ये बात ध्यान रख लेना हमेशा, ठीक है। तो यहां पर धीरज शास्त्री एप्लीकेंट है, ये गलत है, इसको अपने सही कर लेंगे। उसके बाद यहां आप यही लिखोगे एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, अगर मान लो इनका केस भी चल रहा है, मान लीजिए कोई केस भी चल रहा है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं अपने कि राम कुमार और धीरज के बीच में ना कोई इस प्रॉपर्टी को लेकर केस भी चल रहा है, केस किसने फाइल कर रखा है, राम कुमार ने, हम ऐसे बोल देते हैं राम कुमार ने, और उसी केस के अंदर एप्लीकेशन आ रही है कि साहब केस चल रहा है, इसने चलते केस में मेरे को हटा दिया। तो अगर ऐसा है कि चलते केस में है, जिसको अपने ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो राम कुमार है ये प्लेंटिफ, मतलब ये किसी ये लोग आपस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी हैं और एप्लीकेशन और रिस्पोंडेंट भी हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो रिस्पोंडेंट और प्लेंटिफ, एप्लीकेंट और डिफेंडेंट, बट कोई जरूरी नहीं है, अगर किसी ने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सिंपल रखते हैं एप्लीकेंट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, इतना ही रखते हैं, हम फालतू के अंदर चीजों को बढ़ाते नहीं है कि ये भी है, ये भी है, इतना नहीं। तो ध्यान दे देना, एक बार दोबारा बता देता हूं, आप शुरुआत का जो पहला पार्ट है उसमें यहां पर कोर्ट का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब ठीक है, फिर एप्लीकेशन नंबर, CIS नंबर, अगर केस चलते किसी केस में एप्लीकेशन आई है तो केस का नंबर क्या है, सिविल सूट नंबर, फिर उसके बाद यहां आएगा एप्लीकेंट, यहां आएगा रिस्पोंडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अपने यहां लिखते हैं ना ऑफेंस, वहां यहां आप लिखोगे, बट लिखते टाइम क्या ध्यान रखोगे, ये जरूर लिखोगे, जैसे अपने ऑफेंस में सेक्शन लिखते हैं, ये एप्लीकेशन किस सेक्शन में फाइल हो रही है, ताकि एग्जामिनर यहीं से पता लगा ले कि आपका आंसर क्या है, कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब आप वो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6, या फिर अगर इतना भी लिख दोगे तब भी ठीक है। फिर देन प्रेजेंट काउंसिल, लर्नेड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट, लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। अब ध्यान देना, ये अपना पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर यहां भी पहले पार्ट में कितनी बातें लिखनी है, सेम 5 बातें।
कोर्ट का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, केस की डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, CIS नंबर, अगर चलते केस में है तो सिविल सूट नंबर, पार्टीज का नाम जिस नाम के अंदर आप एप्लीकेंट, रिस्पोंडेंट या फिर प्रार्थी या अप्रार्थी लिखोगे, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन किस सेक्शन में आई है ये, तो आप लिखोगे भाई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन जो भी है। फिर उसके बाद आप वकील की प्रेजेंट काउंसिल कौन कौन है, लर्नेड काउंसिल ये, लर्नेड काउंसिल ये, सीधा और एज इट इज, कहीं कुछ भी बिगड़ेगा नहीं अपना, अपने को इतना ही लिखना है। कोई भी डाउट इसको लेकर, कोई भी डाउट इसको लेकर? आप लोग अपने हिसाब से अगर फॉर्मेट को मतलब नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो कि अपने ऑर्डर राइटिंग को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है ऑर्डर राइटिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये सब 5 बातें लिखते हैं। फिर दूसरे पार्ट से चालू होता है अपना ऑर्डर। यस, कोई भी डाउट? केस का मोटा मोटी दोबारा बता देता हूं। 2 लोग हैं, राम कुमार और धीरज शास्त्री, ठीक है। और जो राम कुमार है वो दुकान का मालिक है, धीरज किराएदार है। राम कुमार ने धीरज को दुकान किराए पर दी हुई थी, और जब वो उससे खाली करवाने जाता है तो धीरज मना कर देता है। मना कर देता है तो वो धीरज को जबरदस्ती निकाल देता है। फिर धीरज जाता है कोर्ट में, कोर्ट में वो डालता है एप्लीकेशन कि साहब मुझे मेरी जगह, मुझे मेरा पोजेशन वापस दिलवाया जाए। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे बात करते हैं, क्योंकि ये तो ठीक है, ये आप लोग कर जाओगे, हर कोई कर जाएगा। यहाँ पर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपने लिए कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, कोई भी डाउट लिख रहे हो तो लिख लो, नोट कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लो, अगर नोट कर रहे हो तो वैसे इसकी PDF आपको दे दी गई है, दोबारा इसको सही करवा के भी दे देंगे। ये तो नोट कर रहे हो तो कर लो, अगर करना है तो। भी पहले पार्ट में क्या क्या आएगा, फिर अपने आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत बहुत ही आराम से पढ़ना। जैसा कि सारे ही बोल रहे हैं कि भाई जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग ऐसा है कि ये एक प्रैक्टिस वाला एरिया है। तो पहले बेसिक फॉर्मेट और इन चीज़ों पे कमांड बना लेना, क्या कैसे लिखना है इन पे कमांड बना लेना। जब आपका इन पे कमांड हो जाए फिर तो ये है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने हैं बस, कि क्या क्या आ सकता है अपने को, वो सारे कवर करने हैं। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा देखेंगे। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे, यस लिख लिया, लिख रहे हो बता दो, ताकि फिर अपने आगे बात कर सकें। PDF आपको इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको अभी भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि एज इट इज लिखना है। जैसे अब यहाँ पर आपको ये लिखना है एप्लीकेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एप्लीकेशन जो आई है, क्या नाम है आपका, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, धारा 6, ठीक है, प्रार्थना पत्र जो आया है ये। अच्छा, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, कोई लिख रहा हो तो लिख लेना भाई, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, ये लो नोट कर लो, सीधा नोट कर लो ना। 2, 5, बस। वैसे तो 20 होती है, पर 2, 5, 5 से ज्यादा, 3 ही लेवल होते हैं, सिविल जज, जूनियर, सीनियर, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, 2, 5 और 20। वैसे तो 2, 5 और 20 होता है, पर अपने इतना रख लें, 2, 5 और 5 से ज्यादा। जुडिशरी वाली क्लास पढ़ानी इजी लगती है कंपैरेटिवली। ये जो दूसरे पेपर है ना, ये APO और ये सब, ये तो ऐसे वैसे लगता है कि बोर से लगते हैं। जुडिशरी क्लासेस कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग है, जुडिशरी की पढ़ना भी और क्लासेस भी। तो अगर आप में से कोई ऐसा है ना जो आने वाले, जैसे मान लो ये पेपर है या अगली बार भी पेपर दे सकते हो, जुडिशरी कंटिन्यू रखना। जुडिशरी कंपैरेटिवली, मतलब जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि है कि अगर आप बहुत ही तरीके से चलो, आप बहुत ही सिस्टमेटिकली अगर पढ़ो तो जुडिशरी आराम से क्लियर हो सकती है। APO वेपीओ में तो ऐसा लगता है कि बस रट्टा ही मारना है, जो जितना रट्टा मारेगा वो क्लियर करेगा। यस,
आगे कंटिन्यू कर दें, कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। कहाँ गया अपना क्वेश्चन? कर दें कंटिन्यू? अब आ जाओ, ध्यान दे देना भाई। आपको आवाज आती नहीं है कि आप लोग रिस्पॉन्स करना नहीं चाहते हो भाई, है क्या? चालू कर दें क्लास, कंटिन्यू कर दें? लिख रहे हो तो बता दो, ताकि फिर अगर अपने वेट भी करना है तो कर लें, नहीं लिख रहे हो तो फिर अपने आगे कंटिन्यू करें। बता दो भाई जल्दी, अगर लिख रहे हो तो लिख लो, नहीं लिख रहे हो तो आगे कंटिन्यू कर दें। इस वाले केस में आएगी नहीं जी, जब उसने हमको बताया ही नहीं, मतलब केस के फैक्ट ही नहीं दिए, सॉरी वैल्यू ही नहीं बताई, तो हम नॉर्मल जूनियर के पास ले जाएंगे मामले को जूनियर के पास ले जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है आपका, आपने आपका जो MPADP वाला कोर्स है वो चालू हो जाएगा, बस आपका एक्सेस दिलवा देंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, पॉजिटिव रहो, जो भी होगा देखा जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाओ, अब यहां से ध्यान देना। एक्चुअली में क्या है ना, यहां से अपने एक सिंपल सा जो पैटर्न अपने एक ऑर्डर करेंगे, टेम्परेरी इंजंक्शन आप लोग भी जानते हो, ऑर्डर 39, वो बेल ऑर्डर, उनमें ये फॉर्मेट फॉलो होता है, तो अपने को यही फॉर्मेट फॉलो करना है। अब उसमें क्या है, जब ये ऑर्डर लिखते हैं तो जैसे अपने जजमेंट लिखते हैं ना, वैसे इसमें भी यही चीज होती है। जैसे जजमेंट में हमने क्या बोलते हैं कि भाई केस के बारे में बता दो, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस बता दो, जैसे जजमेंट में तो ऐसा होता है भी केस के बारे में बता दो, फिर उसके बाद क्या नाम है, एक्यूज के केस के बारे में, फिर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑर्डर में ऐसे नहीं होता। ऑर्डर में क्या करते हैं ये लोग, चीजें स्किप कर देते हैं। केस का इंट्रोडक्शन कर दो, जो एप्लीकेंट है उसका क्या कहना है अपने फेवर में वो बता दो, रिस्पोंडेंट है उसका क्या कहना है अपने फेवर में वो बता दो, कोर्ट का क्या फैसला है वो बता दो। चार चीजें क्या करेंगे अपने, ये हटा देना, मत लिखना चाहे, मैं फालतू का समय खराब करेगा, ये हटा देना, छोड़ो, मत लिखना। सीधा केस का ब्रीफ, कि भैया केस किस चीज का है, जो मामला हुआ है वो क्या है, तो आप केस बताना भाई ऐसे ऐसे करके केस है जिसके अंदर ये जो राम कुमार सोनी है जो एप्लीकेंट है, राम कुमार यहाँ लिखना है ऐसे, ठीक है, राम कुमार सोनी जो एप्लीकेंट है उसने अपनी शॉप जो है किराए पर दी थी किसको, धीरज शास्त्री जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट धीरज शास्त्री को साल 2020 के अंदर। ठीक है, ब्रीफ में बताना, ठीक है, साल 2020 में जब 1 जनवरी 2025 को जो एप्लीकेंट है इसने रिस्पोंडेंट को बोला खाली करने को, तो उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उसने कहा कि भाई मैंने अभी भी तुमसे कुछ पैसे लेने हैं जिसके ऊपर वो मैं खाली नहीं करूंगा, मेरे वो पैसे दो मैं तभी खाली करूँ, वो बात लिख देना। फिर उसके बाद इनका वहां पे बहस हुआ और 10 जनवरी 2025 को ये जो एप्लीकेंट है, सॉरी ये जो रिस्पोंडेंट है, इसने उसको जबरदस्ती डिस्पोजेस कर दिया। बस मोटा मोटी लिखना है अपने को। ये मैं बोल रहा हूं उस समय जब अपने पास जो जैसे नहीं जहां पर 10 नंबर का आता है और समय भी अपने को 15-20 मिनट, तो मोटा मोटी वहां पर ये मत लिखते रहने पूरा कि भाई चलो ये तो इन्होंने यहाँ पे तो कट कॉपी पेस्ट किया है फैक्ट को, तो इसलिए ऐसा है। सीधा कि भैया नॉर्मल कि भाई ये जो एप्लीकेंट, सॉरी ये जो कि ब्रीफ फैक्ट्स ऐसे हैं कि भाई ये जो, चाहे तो ऐसे चालू कर देना एप्लीकेंट, चाहे जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, कि भाई ये जो रिस्पोंडेंट राम कुमार है इसने साल 2020 के अंदर दुकान किराए पर दी थी, ठीक है, उसके बाद जब 1 जनवरी 2025 को इसने इसको खाली करने को कहा, तो जो एप्लीकेंट है एप्लीकेंट ने मना कर दिया, वो कहता भाई मैंने आपसे पैसे लेने हैं और इसलिए उसने खाली नहीं की। इनकी वहां पर बैग बिल्कुल ब्रीफ के अंदर कि भाई हाँ क्योंकि ये वो बातें हैं जो केस का फैक्ट है, जो क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। एग्जामिनर इसका आपको नंबर नहीं देता, उसके लिए हाँ भाई अगर तुम इसको बहुत भी अच्छा लिख दोगे, वर्ड टू वर्ड भी लिख दोगे, तो वो कहेगा क्या ही बड़ा महान काम कर दिया तुमने, किया क्या कि भाई केस के फैक्ट, ब्रीफ मीन संक्षिप्त में, समरी फॉर्म में, ठीक है, ये करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोसिक्यूशन अभियोजन का लिखते हैं। अब यहां ध्यान रखना, वैसे एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार फैक्ट तो बहुत बड़ा है, कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा कुछ रहे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो फैक्ट्स ऑफ द ब्रीफ जो हैं वो कुछ मोटा मोटी लिख देना, बिल्कुल मोटा मोटी। अगर आपको लगे बहुत बड़ा है तो बिल्कुल मोटा मोटी लिख देना, वहां घबराना मत कि अरे यार ऐसे लिखें कि ना लिखें, नहीं। आपको जो भी आपके पास फैक्ट है, जैसे आपको मैंने बार बार फैक्ट बोले तो आप समरी बना सकते हो ना 4-5 लाइन की, बस वो लिख देना और कुछ मत करना।
लिख देना कि भाई ऐसे ऐसे करके हुआ, फिर उसको हटा दिया, फिर उसके बाद जो है ये जो एप्लीकेंट है इसने एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट के अंदर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। बस ये आपके फैक्ट हो गए, केस का ब्रीफ हो गया। और ये आपको हर जगह ऐसे ही करना है, बहुत लोड मत लेना इस चीज का, क्योंकि आपके जो मार्क्स है ना वो इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब आ जाओ आगे, ठीक है। यहां पर करने के बाद यहाँ लाइन लिख देना लास्ट में कि भाई जब उसको हटा दिया, उसके बाद लिख देना कि जो फिर जो एप्लीकेंट है धीरज, पूरा नाम अगर धीरज शास्त्री है तो लिख देना भैया एप्लीकेंट धीरज शास्त्री ने फिर फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। जैसे अपने अभियोजन लिखते हैं ना FIR, वैसे यहां तक। अब आ जाओ इधर, यहां से अपना काम चालू होता है। अब यहां पर आपके पास दो तरह से आ सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और एग्जामिनर ने केस के फैक्ट में बता दिया कि भाई जब एप्लीकेशन डली तो जो एप्लीकेंट है उसने क्या क्या अपने फेवर में बातें बोली और जो रिस्पोंडेंट है उसने क्या बोली, आपकी किस्मत अच्छी है फिर तो। क्यों? क्योंकि फिर आपका ये और ये पैरा बच जाएगा, आपको एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना। पर लिखता नहीं है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है भैया ऐसा है, एप्लीकेशन डालो, ऑर्डर फ्रेम करो इस फैक्ट के ऊपर कि इस फैक्ट के बेस पे क्या एप्लीकेशन डलेगी, क्या आर्ग्यूमेंट होगी। अब यहां दिक्कत ये आ जाती है कि आर्ग्यूमेंट भी आपको बनानी पड़ती है कि यार आर्ग्यूमेंट क्या क्या कर सकता है वो। एप्लीकेंट है तो वो क्या आर्ग्यूमेंट करेगा, रिस्पोंडेंट जो है वो क्या आर्ग्यूमेंट करेगा। अब यहां आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जब आप ऑर्डर लिखोगे तो पहला तो आ जाएगा केस की स्टोरी, केस का ब्रीफ, मतलब एप्लीकेशन का ब्रीफ बोल दो या फिर केस में बोलना जी क्या कहते हैं स्टोरी ऑफ एप्लीकेंट जो भी है कि एप्लीकेशन का ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रख लेना, अब ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको ये आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं, ये कहते हैं भैया आर्गुमेंट लिखो, किसने क्या बोला किसने क्या बोला। अब यहां पर आपको आर्गुमेंट बनानी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्डर राइटिंग में यही सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है, आपको इसके अलावा अभी तक कोई मेहनत नहीं थी। ये आपके जो 3 पैरा है ना, 1 2 3, 3 4 और 6, ये आपकी मेहनत है। ये आप जितना अच्छा करोगे आपके उतने अच्छे नंबर। अब आ जाओ, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, सिंपल सा, आपके पास केस के फैक्ट है, केस के फैक्ट के हिसाब से वो बंदा कुछ ना कुछ बोलेगा कि भाई मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेगा। आप क्या करना, जैसे अपने जजमेंट में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वैसे यहाँ शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो ऑर्डर राइटिंग में भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो शॉर्ट नोट्स आपके 2 होंगे, ध्यान से लिखते जाना। शॉर्ट नोट्स आपके 2 होंगे। एक तो शॉर्ट नोट्स होंगे आपके जिसको हम बोलेंगे केस का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर एप्लीकेंट कौन है ये लिख लोगे आप, रिस्पोंडेंट कौन है, प्रार्थी अप्रार्थी, ठीक है, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सी कोर्ट लगेगी, ये लिख लोगे। उसके बाद जब आप दूसरा पार्ट लिखोगे उसमें आप क्या करोगे, अगर नहीं बताया भाई किसने क्या बोला, फिर आप लिखोगे कि भाई एप्लीकेंट अपने फेवर में क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या बोल सकता है, वो क्या कह सकता है कि साहब क्या मैं मेरे साथ बुरा हुआ, तो वो क्या बोल सकता है कि भाई साहब मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे अधिकारों का हनन हुआ, वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि साहब मैं किराए पर बैठा हूं, मैं लॉफुल पोजेशन में हूं, इन्होंने मेरे को हटाया तो जबरदस्ती हटाया है, जो अगेंस्ट लॉ है, ऐसी बातें बोलेगा कि साहब मेरा पैसा, मैंने इनसे पैसा लेना है, तो मैं ये मेरे को मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, और पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैं प्रॉपर्टी तो रख ही सकता हूँ कि मेरा पैसा दे दे मैं छोड़ दूंगा। वो ऐसी कुछ बातें बोलेगा, उसको नोट कर लो कि भाई ये क्या क्या बोलेगा। ये बोलेगा कि भाई मैं, सबसे पहली बात तो ये यही बोलेगा कि साहब मैं तो लॉफुल पोजेशन में हूं। और ये बात ऐसी क्यों बोलेगा, क्योंकि मैं किराएदार हूं, क्योंकि मैं किराएदार हूं, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा हूं, इन्होंने तो बिठाया था, इसलिए मैं लॉफुल पोजेशन में हूं। फिर बोलेगा कि साहब इन्होंने मेरे को जबरदस्ती हटाया है, जबरदस्ती हटाया है जो मेरा अधिकार बनता है, कि जबरदस्ती मतलब कानूनी प्रक्रिया से नहीं हटाया, फोर्सफुली हटाया है, तो ये भी गलत है। फिर ये बात बोलेगा। और फिर क्या बोल देगा, फिर पैसे वाली बात बोलेगा कि साहब मैंने इनसे पैसे लेने हैं, ये मेरे पैसे दे नहीं रहे हैं, तो वही 2-3 बातें बोलेगा और बोलेगा साहब मेरे साथ तो गलत हुआ है, मुझे तो रिलीफ दिलाओ, तो ये बातें बोलेगा। अब कोर्ट सामने वाले से पूछेगी हाँ भैया वकील साहब तुम्हारा बताओ क्या कहना है, वकील क्या बोलेगा,
ये बोल रहा है लॉफुल पोजेशन, तो वकील ये तो बोलेगा नहीं कि हाँ साहब बात तो सही है तो लॉफुल पोजेशन में, वो तो वैसे ही केस हार जाएगा। तो वकील क्या बोलेगा, इसका वकील इससे उल्टा चलेगा, जो सामने वाली पार्टी का वकील बोलेगा। ऐसे लिख लेना कि सामने वाली पार्टी का वकील इसके काउंटर में क्या बोलेगा, वो बोलेगा साहब अनलॉफुल पोजेशन है, पोजेशन लॉफुल नहीं है। कोर्ट पूछेगी भाई कैसे कैसे अनलॉफुल है, आप ये तो बताओ। वह साहब इसको कह दिया खाली कर दो, फिर भी खाली नहीं कर रहा, अब खाली नहीं कर रहा तो मतलब अनलॉफुल हो गया। ये ऐसा ही कुछ बोलेगा वो कि साहब इसको हमने कहा, बार बार कहा खाली कर दे भाई, और ये खाली नहीं कर रहा है, अब नहीं खाली कर रहा तो फिर तो साहब हम इसको हटा सकते हैं, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ऐसा ही कुछ बोलेगा कि हमने इसको बार बार बोला खाली करने को और ये खाली नहीं कर रहा और हम मालिक हैं। ऐसे बोलेगा कि भाई हम मालिक हैं, हम ओनर हैं, हम हटा सकते हैं इसको क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है। उसके बाद पैसे वाली बात में वो क्या बोलेगा, साहब कोई पैसा नहीं बनता, यही बोलेगा कोई पैसा नहीं बनता। मोटा मोटी ऐसी सी बातें होंगी। अब ध्यान देना, अब आपको लग रहा होगा कि यार हम जरूरी थोड़ी है कि हम ऐसी की ऐसी बातें बनाएं, किसी ने आपको कहा नहीं है कि आप एज इट इज ही ऐसी बातें बनाओ, नहीं। आप केस का फैक्ट पढ़ोगे, जब आप केस का फैक्ट पढ़ रहे हो, अभी मैं फैक्ट पे आऊंगा, जब आप केस का फैक्ट पढ़ रहे हो तब आपको भी लगे, आप भी जब फैक्ट पढ़ोगे तो आपको भी लगे कि यार अगर मैं इसका वकील हूं तो मैं क्या बोलूंगा। इतना तो आप लॉ पढ़ चुके हो, इतना तो आप कर सकते हो कि अगर आप एप्लीकेंट के वकील हो तो आप क्या बोलोगे। भाई पहले तो एप्लीकेशन डलेगी ना, कि आप क्या बोलोगे एप्लीकेंट के वकील में, यही सब बातें बोलोगे। आप सेक्शन 6 पढ़ोगे, भाई आप केस के फैक्ट लाने के लिए आप सेक्शन 6 देखोगे, यार सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर किसी बंदे को उसकी उसकी मतलब लॉफुल पोजेशन से हटा दिया जाता है और कानूनी प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता तो वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। तो आप यही बोलोगे साहब हमारी लॉफुल पोजेशन बनती है, साहब हमारे को कानूनी प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, जबरदस्ती हटाया गया है, साहब हमने इनसे पैसे भी लेने हैं जो केस में फैक्ट है, यही बोलोगे, यही आपकी आर्गुमेंट होगी। फिर आप इसी के हिसाब से सामने वाले की बना लेना कि सामने वाला काउंटर में क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा नहीं साहब कोई लॉफुल नहीं बनती है, ये लॉफुल नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि हमने इसको बार बार नोटिस दे दिया खाली करने को, ये फिर भी खाली नहीं कर रहा। साहब हम मालिक हैं, हम हटा सकते हैं, ये ऐसा ही कुछ बोलेगा वो, हम मालिक हैं हम हटा सकते हैं, ये सब। हाँ जी ठीक है। ये अब देखो, अब जैसे आपने बोला भाई विद इन 6 मंथ, अपने को नहीं बोला ना, अपने को तो ऐसी बात नहीं बोली, जब नहीं बोली तो अपने क्यों सोचे, जब अपने को वैसी बात ही नहीं बोल रहा तो अपने क्यों सोचे। तो अब अपने ऐसी कोई भी जैसे जजमेंट के अंदर भी और ऑर्डर राइटिंग में ऐसा कोई भी फैक्ट जो नहीं लिखा हुआ उसके ना तो हम फेवर में सोचेंगे ना अगेंस्ट में सोचेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको छोड़ ही देंगे कि भैया हमारे को कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट से, ठीक है। ये अपनी आर्ग्यूमेंट होगी। और आर्ग्यूमेंट को लेकर लोड मत लेना, दोबारा बोल रहा हूं, आप लोग आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर जाओगे। चलो ये तो अपना अभी पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जैसे ही अपने करेंगे ना आपको भी लगेगा कि हाँ यार आर्ग्यूमेंट तो फ्रेम हो जाती है, कोई बड़ा काम नहीं है, बस करना क्या है ये ध्यान रखना, है ना। आपकी बात सही है डॉली कि लगता वो तभी है, पर अगर कोई फैक्ट नहीं दिया गया तो हम उस फैक्ट को किसी भी तरह से प्रिज्यूम नहीं करते हैं। कोई भी फैक्ट नहीं दिया गया तो हम मानते नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। कहां गया अपना क्वेश्चन, ये रहा। अब ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल आपको स्टोरी बिल्ड करनी होगी। अब ध्यान देना, आपने स्टोरी लिख दी, मतलब एप्लीकेंट, या फिर सीधा सा बोल देता हूं कि भाई जो फैक्ट्स ऑफ केस है वो ये है, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब ध्यान देना, यहां से आपका काम चालू होगा। अब यहां पे आप सबसे पहले किसके आर्ग्यूमेंट लिखोगे, एप्लीकेंट के, प्रार्थी के क्या आर्ग्यूमेंट हैं, प्रार्थी का क्या कहना है, यहां से आपका काम चालू है। आप लिखोगे कि भैया प्रार्थी ने जब अपनी एप्लीकेशन डाली, अब उसने अपने फेवर में क्या क्या बोला, तो जो हमने बातें पढ़ी है ना आप वो लिख देना, और बहुत लोड मत लेना कि प्रार्थी ये बोला, ऐसा लिखूं कि नहीं, आपको जो बेसिक लगे और 2-3 पॉइंट बना लेना और उतने लिख देना बस। तो हम लिख देंगे कि भैया प्रार्थी ने ये बोला कि साहब, ठीक है एप्लीकेंट, ठीक है एप्लीकेंट ने मान लो ये अमाउंट वाली बात बोल दी कि साहब, 1 मिनट यार जूम कर लो ना थोड़ा, ठीक है, एप्लीकेंट ने ये अमाउंट वाली बात बोल दी कि साहब मेरा अमाउंट बनता है जिसकी वजह से मेरे पास अधिकार है, ये बात बोल दी। एप्लीकेंट ने ये भी बोल दिया कि साहब मैं तो लॉफुल पोजेशन में हूँ,
ठीक है, ये भी बोल दिया, एप्लीकेंट ने ये बोल दिया कि सर मेरे को जो हटाया गया है वो कानूनी प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, जबरदस्ती हटाया गया। ये 2-3 बातें जो बनती थी वो उसने बोल दी, इतनी बनती हैं, ज्यादा लोड मत लेना, इतनी ही बनेगी। उसके बाद सामने वाले को बुलाया जाएगा। अच्छा, अब यहां ऐसा नहीं चलता कि एप्लीकेंट ने ऐसा बोला, फिर एप्लीकेंट ने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, कुछ सपोर्ट कुछ नहीं है, सीधा कि एप्लीकेंट ने इतना बोला, बात खत्म। उसने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ये कागज पेश किया, वो कुछ कागज वागज कुछ नहीं, उसने अपनी बात बोली, ये बोल दी, कोर्ट ने कहा ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात, बस। अब आ जाओ रिस्पोंडेंट साहब, तुम बोलो तुम्हारा क्या कहना है, वगैरह साहब ये बात है। फिर अपने आ जाएंगे रिस्पोंडेंट पे। रिस्पोंडेंट से पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा क्या कहना है, तो रिस्पोंडेंट ने जो बातें बोली वो कहेगा साहब मैं मालिक हूं। रिस्पोंडेंट क्या कहेगा, साहब मैं मालिक हूं, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा कि साहब मैंने इनको नोटिस दिया, उसके बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया, तो मैं हटा सकता हूं इनको, ठीक है, मालिक हूं मैं, हटा सकता हूं इनको, ठीक है। और बस इतना ही कि भाई मैं मालिक हूं, दो ही बात उसने बोली कि मैं मालिक हूं और मैं हटा सकता हूं, ठीक है। ये हो गया 2 बातें। हाँ जी, अभी आते हैं आपके प्रेपोंटरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। ये होगी 2 बातें। अब ध्यान देना, जब भी हम एप्लीकेंट के आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, जिसको आप बोल सकते हो उसकी उसने क्या बोला, प्रार्थी बोल दो या रिस्पोंडेंट या अप्रार्थी बोल दो, हम वहां बहुत लंबा नहीं खींचेंगे मामले को कि भाई उसने ये बोला, फिर उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये किरायानामा पेश किया, फिर उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए 2 गवाह पेश किए जिन्होंने कहा कि हाँ साहब जबरदस्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल कि भाई ये उसका कहना है, रिस्पोंडेंट का ये कहना है, उस बात को प्रूव करने के लिए प्राव कुछ नहीं है, ये उसका कहना है। ऑर्डर राइटिंग के अंदर इतना ही होता है कि भैया इसने क्या कहा, इसका क्या कहना है, अब आ जाओ आगे क्या करना है, इतना ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। कोर्ट ने ये 2 बातें सुन ली और दोनों क्या है, जिरह आर्ग्यूमेंट। फिर आप ये लाइन लिख देना अगर लिखना हो तो, आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज वर हर्ड। फिर आ जाइए आपका अगला पैरा, जैसे अपने जजमेंट में लिखते हैं ना कि अब कोर्ट का क्या कहना है, ये है कोर्ट का क्या कहना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पॉइंट मेंशन करने, पैरा नंबर मेंशन जरूरी होता है, ठीक है, पैरा नंबर जरूरी होता है। अब आ जाओ, कोर्ट का क्या कहना है। अब ध्यान देना, कोर्ट का क्या कहना है, जब भी आप ये लिखोगे कि भैया कोर्ट का क्या कहना है, तो आप सीधा कोर्ट का क्या कहना है, जब से अपने जजमेंट में करें कोर्ट का क्या कहना है। अब आपके पास केस के फैक्ट आए हैं कि आपका क्या कहना है कि इसको जो हटाया गया है वो गलत हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, आपका क्या कहना है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। सीधी बात है, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप लिख लो कि आपका ऐसा कि आपका क्या कहना है कि इसको जो हटाया गया है वो गलत हटाया गया है कि नहीं, और आपका ऐसा कहना क्यों है, दोनों चीजें बता दो। अगर नहीं हटाया, अगर गलत नहीं है तब भी, और अगर गलत है तब भी आप अपने हिसाब से बोलो, और ऐसा क्यों कहना है। आप 2 मिनट ले लो, लिख लो अपने हिसाब से। केस की स्टोरी आपको मोटा मोटी पता है, नहीं किसी को याद आ रही तो मेरे को बता देना, दोबारा बता दूंगा। और दोबारा एक ही बात बोलूंगा, नहीं एविडेंस नहीं आएंगे ना डॉली, एविडेंस नहीं आएंगे, अपने नहीं लिखते ऑर्डर राइटिंग के अंदर, अपने कोई एविडेंस कुछ मेंशन नहीं करते। नहीं, अपने पैरा नंबर चलाएंगे ना। वैसे तो सिविल के अंदर क्या है, ऑर्डर शीट चलती है, सिविल में ये लोग ऑर्डर शीट चलाते हैं, पर दिक्कत ये है कि अपने को जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, अपने को बोलता है कि भैया एक काम करो, आप जो है क्या नाम है ये ऑर्डर फ्रेम करो, ऑर्डर शीट तो है नहीं, ऑर्डर फ्रेम करो, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट में तो ये बोला गया कि भैया अगर आप लिख रहे हो तो आप पैरा नंबर लिखोगे, जो भी लिख रहे हो पैरावाइज लिखोगे, फिर अपने पैरावाइज लिखते हैं, क्या इलाज, क्या करें। सिविल की ऑर्डर राइटिंग में यही तो गड़बड़, यही तो दिक्कत फंसती है कि यार प्रैक्टिकली तो आप लोग ऑर्डर शीट पे चलाते हो, क्रिमिनल में तो चलो फिर भी ठीक है, आपका ऑर्डर प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो फॉर्मेट है इसमें क्रिमिनल वाला फॉलो करते हैं, क्योंकि अपने को बोलता ही है कि ऑर्डर लिखो, तो अपने यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। यस, आप लोग के पास 2 मिनट है, आप लोग अपने हिसाब से जिसका कहना है कि हाँ ना क्यों, अपने हिसाब से 2 मिनट है, 2 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको इतनी देर में आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई ये है आपकी वो क्या नाम है, बेल ऑर्डर है, ये बेल ऑर्डर 1 2 3 ऐसे करके पूरा पैरा नंबर चलता है इसमें,
पूरा पैरा नंबर है 1 2 3 4। ले लो 1 मिनट और है आपके पास, आप लोग फिर अपने हिसाब से बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जजमेंट में होता है अपने वही चीजें लिखते हैं, कुछ ज्यादा इतना बड़ा गेम है नहीं, कोई तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। Six as a list of again clearly majority 20% disposal amount। ठीक है लिख सकते हो, पर ये तो आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ लॉ लिख के छोड़ दिया ना, ये तो आपने क्या किया, सिर्फ लॉ मतलब कंक्लूजन लिख के छोड़ दिया आपने, ये तो लिखा ही नहीं कि भाई कोर्ट का अगर ये कहना है कि एप्लीकेशन एंटाइटल्ड है तो क्यों कहना है, केस के ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिसके बेस पे कोर्ट ये बोल सकता है। टेनेंट नहीं यूज करना, एप्लीकेंट वर्ड यूज करना है। ठीक है चलो गुड, लगभग अच्छा लिखा आप लोगों ने, अब ध्यान देना लगभग सही लिखा, मतलब लगभग मतलब सीधी सी बात, मैं जैसे शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई 1 मिनट, शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई वर्ड टू वर्ड कोई सेम नहीं लिखेगा, तो आपका अपने हिसाब से जो रीजन है, बट रीजन आपका सही है। अब ध्यान देना, अब आप ये कह रहे हो, ये कोर्ट का व्यू है, ठीक है, कोर्ट का ये कहना है कि भैया जो एप्लीकेंट है ना, क्या ये जो एप्लीकेंट है, ध्यान देना टेनेंट वर्ड नहीं एप्लीकेंट, एप्लीकेशन रिस्पोंडेंट है तो एप्लीकेंट, कोर्ट का ये कहना है कि जो ये एप्लीकेंट है इसको ये इसका रिकवरी ऑफ पोजेशन बनता है, क्यों बनता है, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो क्यों। अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है हो सकता है इसमें एक आधा पॉइंट ज्यादा हो कम हो, क्यों, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि भैया आपने उसको अनलॉफुली हटाया है। अनलॉफुली कोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो पोजेशन में जो था वो एज ए किराएदार पोजेशन में था, वो कोई ट्रेसपासर नहीं था। क्या आप बोल दो कि पोजेशन में गलत नहीं, किराएदार था। एक दूसरा, अगर उसके कोई पैसे बनते हैं या उसके पैसे नहीं भी बनते, मतलब अगर किसी पैसों का डिस्प्यूट है जिसको लेकर इन लोगों में आपस में विवाद है, तो जो रिस्पोंडेंट है उसको कोर्ट में आना चाहिए था। रिस्पोंडेंट उसको खुद से जबरदस्ती हटा रहा है बिना कानूनी प्रक्रिया फॉलो किए, तो जो उसको हटाया गया है वो भी अनलॉफुल है बिना, तो दो, एक कि भैया आपको, आप जिस पोजेशन में हो वो लॉफुल हो, क्यों हो। अच्छा मैंने ये बात, ये पॉइंट मैंने कैसे किए, मैंने कहा भाई उसकी ना रिलीफ बनती है, तो मैंने सेक्शन 6 उठाया। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन का लॉफुल पोजेशन है और उसको अनलॉफुली हटाया जा रहा है तो उसका सेक्शन 6 में रिलीफ बनता है। तो मैं बोलूंगा लॉफुल पोजेशन कैसे है, क्योंकि वो किराएदार बैठा हुआ है, ट्रेसपासर नहीं है, किराएदार के तौर पर बैठा हुआ है, तो वो लॉफुल है। अनलॉफुल कैसे है, उसको हटाया जो गया है वो अनलॉफुल कैसे है, क्योंकि उसको कानूनी प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, जो रिस्पोंडेंट है उसने उसको जबरदस्ती हटाया है, कोई कानूनी ऑर्डर कुछ नहीं, तो मैं ये दो ग्राउंड बोल दूंगा।
कि भाई कोर्ट का ये कहना है, ठीक है, एक मिनट, चलो बाद में देखेंगे। कोर्ट का ये कहना है कि जो एप्लीकेंट है उसकी रिकवरी ऑफ पोजेशन का अधिकार बनता है। क्यों? क्योंकि उसको अनलॉफुली हटाया गया। और अनलॉफुली कोर्ट क्यों बोल रही है, ये लिखना है, ऐसे नहीं है कि लिख के छोड़ दिया, क्योंकि उसको अनलॉफुली हटाया गया है और वो लॉफुल पोजेशन में था। अरे भैया केस के फैक्ट तो बताओ, ऐसा कौन से केस के फैक्ट के बोल रहे हो आप? तो आप फिर वो फैक्ट मेंशन करोगे कि आप ऐसा क्यों बोल सकते हो, क्योंकि वो किराएदार के तौर पर बैठा है, वो कोई ट्रेसपासर नहीं है, उसको जो हटाया गया है बिना कोर्ट के आदेश के, आप ऐसा लिखो। उसके बाद एक और चीज लिखना, ऑर्डर राइटिंग में। ये बात मैं आपको ऑर्डर राइटिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्डर राइटिंग में क्या है, अपने पास समय होता है, 5-7 लाइनें लिखनी होती है, 5-7 पैरा लिखने होते हैं, तो समय होता है। उसके बाद आप ये और लिख देना, आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको पता है आप सेक्शन 6 में एप्लीकेशन डलवा रहे हो, आप ये और लिख देना, ये वाले, एज इट इज ए सेटल्ड लॉ, कि भाई सेक्शन 6 का जो कानून है वो भी यही बात बोलता है कि अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली हटाया जाता है, बिना लॉफुल मतलब अनलॉफुली उसको लॉफुल पोजेशन से हटाया जाता है, तो उसकी रिकवरी बनती है। अब आपने क्या किया, केस के फैक्ट को सेक्शन से कनेक्ट कर दिया, यहां पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप कैसे लिखोगे, जो अपना काम है जो करने वाला वो ध्यान देना, एप्लीकेंट के आर्गुमेंट में सिर्फ फैक्ट लिखोगे कि उसका क्या कहना है उतना लिखोगे। उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमको कोई ले सीधा कि भैया उसने ये बातें बोली है, रिस्पोंडेंट ने ये बातें बोली हैं। फिर उसका कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट का क्या कहना है। मान लो आपने केस के फैक्ट के हिसाब से आपने बोला कि हाँ भाई लगता इसको पोजेशन वापस, तो कोर्ट का ये कहना है कि उसकी पोजेशन उसको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अनलॉफुली हटाया गया है और वो लॉफुल पोजेशन में था। कोर्ट का ये क्यों कहना है कि वो अनलॉफुली हटाया गया है, फिर वो फैक्ट लिखना कि कौन से केस के फैक्ट हैं जहां आप ये बोल सकते हो कि उसको अनलॉफुली हटाया गया है, कौन से केस के फैक्ट हैं जहां पर आप ये बोल सकते हो कि यहां पे आपका आंसर खत्म है। उसके बाद ये और लिख देना, ये वाली लाइन, फिर लास्ट में लिख देना ये वाली लाइन, एज इट इज ए सेटल लॉ की सेक्शन 6 भी यही बोलता है। फिर बोल देना देयरफॉर, हम ये कहते हैं, ये वाला देयरफॉर कोर्ट ये कहती है कि भैया इसको इसकी पोजेशन मिलनी चाहिए और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। और जहां पर भी आप ऐसा बोलते हो कि उसको रिलीफ, तो आप यहां बोल देना एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद ये छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है वो भी अपने देख लेंगे। अब आपको समझ आया आपने कैसे लिखेंगे। अब जैसे डॉली ने लिखा, डॉली का आंसर गलत नहीं है, मैं ये बोल दूं कि अरे नहीं आपने तो ये नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि भाई मान लो मेरे दिमाग में 3 पॉइंट आए तो जरूरी थोड़ी सबके दिमाग में वही सेम टू सेम पॉइंट आएंगे। आपके हिसाब से आपको जो जो पॉइंट सही लगते हैं आप वो लिखो। अगर वो आपका जो लिख रहे हो वो आपका एक मतलब पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार सही है, गलत नहीं है, तो आपका आंसर सही है। बस वर्डिंग का ध्यान रखना है, एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेंट या प्रार्थी के लिए प्रार्थी वर्ड यूज करना है, रिस्पोंडेंट यूज करना है, वहां पर बीच में प्लेंटिव, डिफेंडेंट ये सब नहीं घुसाने हैं, ये सब के शब्द नहीं घुसाने हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड, टेनेंट ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए ये एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट है। यस, कोई भी डाउट ताकि अपने आगे बात कर सके, कुछ भी पूछना हो तो इसी तरह से आप लोग चलाओगे, कुछ अपने को नहीं करना है, कुछ भी इधर उधर की कोई चीज, कुछ किसी तरह का कोई फालतू का काम नहीं करना अपने को जिसमें अपना समय खराब हो। ये ध्यान रख लेना, कुछ भी ऐसा जिसमें अपना समय खराब हो वो नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल जोड़ना होगा। जैसे जब आप ये लिखोगे ना, भाई कोर्ट का ये कहना है कि उसको उसकी पोजेशन मिले, तो कोर्ट का ऐसा क्यों कहना है, तो फिर आप क्यों में क्या लिखोगे कि वो लॉफुल पोजेशन में था, उसको जबरदस्ती हटाया है। तो जब आप ये बोलोगे लॉफुल पोजेशन में था, तो केस के ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिसके बेस पे आप बोल सकते हो कि वो लॉफुल पोजेशन में था। केस के ऐसे कौन से फैक्ट हैं जहां आप बोल सकते हो कि उसको जबरदस्ती हटाया गया है। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि भाई सेक्शन 6 भी यही बात बोलता है, इसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब उसके बाद ध्यान देना। अच्छा अब ध्यान देना, अब ये नहीं है कि यहीं पे साइन वाइन करके निपटा दिया काम, ऑर्डर शीट नहीं चल रही आपका, ऑर्डर है ये, अब आप ध्यान रखना।
अब उसके बाद आप फिर ऑर्डर लिखोगे, जैसे अपने केस के अंदर डिसीजन होता है ना, ये आपका फाइनल, फिर अब आपका क्या कहना है। तो फिर आप एक ऑर्डर नाम की हेडिंग डालोगे, आदेश, और ये डलती है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लिखोगे कि भैया जो ये धीरज शास्त्री है, जिस पूरा जैसे अपने केस का फैसला सुनाते हैं ना, वैसे कि धीरज शास्त्री पुत्र, एज, उम्र, रेजिडेंस ऑफ यहाँ, इसका रिकवरी ऑफ पोजेशन का ये अधिकार बनता है, और इसीलिए हम ये रिस्पोंडेंट को, अप्रार्थी को ये बोल रहे हैं कि भैया इसको इसकी जगह, इसका जो कब्जा है आप इसको वापस दीजिए। कॉपी ऑफ ऑर्डर दी जाए, कॉपी ऑफ ऑर्डर ओरिजिनल फाइल में लगाई जाए। फिर आप लिख दोगे साइन, सेम पैटर्न, साइन सिविल जज जूनियर डिवीजन जयपुर राजस्थान, ऑर्डर डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट ऑन, सीधा साइन। और आपकी इच्छा है, जैसे कईयों ने लिखा, अच्छा लिखा, ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, ये काट दो, अगर नहीं लिखना नहीं काट सकते हो, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ये वाला यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, साइन सिविल जज जूनियर डिवीजन जयपुर राजस्थान। तो ऑर्डर में 2 जगह साइन आएंगे आपके, ऑर्डर में भी 2 जगह साइन होंगे, एक जब आप फैसला सुनाओगे, दूसरा इस लाइन के बाद, तो 2 जगह साइन होंगे ऑर्डर में, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना कि ऑर्डर लिखने के बाद फिर उसके बाद आप एक हेडिंग डालोगे ऑर्डर की, अब आपका क्या कहना है, जो फाइनल आपका आदेश होगा वो 2 या 3 लाइनों में होता है कि देयर बाय एहंस जो है, ये पर्सन जो है, इसका जो भी एंटाइटल है कि भाई ये कोर्ट का ये कहना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अभी तक कोई भी डाउट, ताकि अब अपने इसको सम अप कर सकें, अपने इसको दोबारा समझ सकें कि भाई ऑर्डर राइटिंग में हमको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर राइटिंग में फॉर्मेट, ऑर्डर राइटिंग को लिखने का तरीका। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जामिनर आपका, मतलब एग्जामिनर आपको सबसे अच्छे नंबर तभी देगा जब आपकी जजमेंट ऑर्डर बहुत इजी और बहुत सिंपल, कि वो पढ़ रहा है तो उसको पता लग रहा है कि अच्छा आपने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, सही लिखा है। मेन उसको किन चीजों से मतलब है कि जब कोर्ट अपना फैसला सुना रही है, कोर्ट अगर ये कह रही है ये होगा, तो उसको आप कितना अच्छे से लिख रहे हो। जैसे जजमेंट में बोल दो रीजन फॉर डिटर्मिनेशन, एप्रिसिएशन, सेम ऑर्डर राइटिंग में भी यही होता है कि जब आप अपना फैसला सुना रहे हो तब कोर्ट का क्या कहना है, तब कोर्ट जो बोल रही है, जैसे ये वाली जो लाइन है, भाई आप उसको कितने अच्छे से बोल रहे हो, ठीक है। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट कह रहे हो, 11 पॉइंट, नहीं नहीं स्किप नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहां लिखा है ना, ऑर्डर डेटेड साइंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट ऑन, तारीख लिखी है, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये काट सकते हो, ये वाली पॉइंट इतना लिख दो, ऑर्डर डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट फुल स्टॉप, इतना लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना ऑन वाली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये भी लिख रहे हो तब भी गलत नहीं हो, ऑर्डर डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, फिर वही नीचे साइन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जयपुर राजस्थान। चलो भाई अब आ जाओ मुद्दे पे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे रिवाइज कर दें, कुछ पूछना है तो पूछ लो ताकि फिर अपने रिवाइज कर दें। ठीक है, अब ध्यान दे देना, ऑर्डर राइटिंग जब भी आप करोगे, ऑर्डर राइटिंग बहुत ही छोटा होता है। ऑर्डर राइटिंग में बस अपनी किस्मत इतनी अच्छी हो कि जो हम, मतलब जो भी ऑर्डर आ रहा है हम उसको कर जाए, कि अपने को जैसे पता हो कि हाँ यार यहाँ ये लगेगा। हालांकि ये पिछली पिछली बार ही ऐसा ऑर्डर आया, उससे पिछली बार तो ऑर्डर वाइज इजी, अच्छा इजी ऑर्डर था वो, ऑर्डर 14 का था, इजी था, बिल्कुल क्लियर था। पिछली बार ऐसा ऑर्डर आया था जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी को नहीं आता था, ये मान लो किसी को नहीं आता। बाकी ऑर्डर इजी आता है। हम जितने भी ऑर्डर आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनकी जिनकी ऑर्डर राइटिंग अपने को आनी चाहिए, वो अपने सारे करेंगे। और अपने को यहाँ पर 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, एक फॉर्मेट, दूसरा कोर्ट का फैसला अच्छे से लिखना है।
उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फॉर्मेट को बहुत बहुत सिंपल रखना है। कोई कि अरे यार वहां पर तो ऐसा फॉर्मेट है, ये कोई भी फॉर्मेट रख लो, कुछ ऐसा नहीं है। फॉर्मेट को लेकर जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फॉर्मेट में कोई हार्ड स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि नहीं यही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब ऐसा है कि भाई आप कोर्ट का नाम लिख दो, ऑफिसर लिख दो, फिर उसके बाद मान लो ये एप्लीकेशन ये सब है, अगर यहाँ भी लिख दोगे गलत नहीं है, गलत नहीं है, हिंदी में चलता है ये। तो अगर इसको आप इसको उठा के अगर यहाँ भी लिख दोगे ना आप, तो ये गलत नहीं है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि आपने कोर्ट ऑफ सिविल जज ये लिखा, इसको यहाँ लिख दिया सेंटर में, जिसको आप बोल सकते हो एप्लीकेशन नंबर, CIS नंबर, कुछ गलत नहीं है कि मैं बोलूं नहीं नहीं ये तो गलत है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है यार, सीधा होता है कि ये आ जाए, ये आ जाए, इसको चाहे यहाँ लग दो, यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद पार्टी का नाम। ऑर्डर राइटिंग में ध्यान रखोगे कि जब आप पार्टी का नाम रखोगे तो जो एप्लीकेंट है वो ऊपर आएगा, रिस्पोंडेंट नीचे आएगा। हमको केस की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कि प्लेंटिफ कौन है, नहीं, एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट, बात खत्म। इतना ही रखना। उसके बाद यहां भी एप्लीकेशन, आपकी इच्छा है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6 लिखना हो ये, तो यहां पर 5 पॉइंट ध्यान दे देना। एक, कोर्ट का नाम, दूसरा केस की डिटेल, तीसरा पार्टी, चौथा एप्लीकेशन, पांचवा वकील। फिर जब आप ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर के अंदर आपका पहला पैरा जो है, जो पहला पैरा है ऑर्डर के अंदर, वो पहला पैरा बिल्कुल डायरेक्ट एंड इजी है। जो पहला पैरा है उस पैरा के अंदर सिंपल सा रूल है कि जो पहला पैरा है केस के फैक्ट है। पहले पैरे में क्या है, केस के फैक्ट, और कुछ भी नहीं है। जो केस के फैक्ट है वो एज इट इज आएंगे। उसको आप समरी फॉर्म में देना, जो मोटा मोटी है उस तरीके से देना, उसके अंदर कुछ भी और मत करना। देन उसके बाद आपकी कहानी चलेगी यहां से आपका दिमाग लगाना आपका चालू करेंगे। पहला, एप्लीकेंट के फेवर की, एप्लीकेंट की जो आर्ग्यूमेंट है वो अपने फेवर में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो भाई आप केस के हिसाब से बनाओगे कि अगर आप एप्लीकेंट के वकील हो तो क्या क्या बोलते, तो वो आप बनाओगे। सेम दूसरा आप ये करोगे कि रिस्पोंडेंट क्या बोलता, और इसके अंदर आप अपने हिसाब से बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको उचित लगता है, जो 2-3 पॉइंट आप बना पाओ, 2-3-4 वो लिख देना। देन उसके बाद कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला जब आप सुनाओगे, यहां भी हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जो हम जजमेंट में फॉलो करते हैं। कोर्ट का कहना है, क्या कहना है और क्यों कहना है। क्यों जो होगा वो केस के फैक्ट पे होगा कि ऐसा क्या क्या हुआ जिसके बेस पे कोर्ट बोल सकती है। एंड देन उसके बाद ऑर्डर राइटिंग में ध्यान रखना। देन उसके बाद आप सेक्शन जरूर लिख देना, क्योंकि ऑर्डर राइटिंग में अपने पास समय होता है तो ये जरूर मेंशन कर देना, जैसे कि भाई सेक्शन 6 के अंदर भी ये सेटल्ड लॉ है, ताकि आप उसको सेक्शन से भी कनेक्ट कर दो। फिर उसके बाद ये कुछ एक लाइनें हैं जो याद रख लेना, कि फिर आप लिखोगे कि देयरफॉर एप्लीकेंट जो ये है ये एंटाइटल्ड है रिकवरी और इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आप सीधा लिखोगे कि भाई ये जो धीरज शास्त्री सन ऑफ ये है, इसकी ये एंटाइटल है और हम रिस्पोंडेंट को बोल रहे हैं कि इसको इसकी जगह की कब्जा वापस दिया जाए। देन 2 लाइनें लिखनी है, लिख देना ऑर्डर बी गिवन टू द एप्लीकेंट अटैच्ड साइन, ऑर्डर डेटेड साइन, और कुछ भी नहीं है। और कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अपने को तंग होने की जरूरत नहीं है। कोई केस के फैक्ट आपके पास हैं, एक बार खुद से ऑर्डर लिखने की कोशिश करना, जैसा भी आप लिख सको भेज देना, अपने इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह से, ऑर्डर राइटिंग ऐसे ही चलेगा। कल अपने मतलब 2-3 अपने अब एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक अपने कल करेंगे अपने टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39, क्योंकि ऑर्डर राइटिंग में ये जो अपने पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये अपने सब जगह लगा सकते हैं, किसी भी सेक्शन में किसी भी ऑर्डर की एप्लीकेशन आ जाए, पर ऑर्डर 39 की अगर एप्लीकेशन आती है टेम्परेरी इंजंक्शन, उसका पैटर्न अलग है, उसके अंदर कुछ एक फिक्स तरीका है लिखने का, वो हमको फॉलो करना है। तो वो अपने उस पैटर्न को कल याद करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और वो हम ध्यान रखेंगे कि अगर टेम्परेरी इंजंक्शन आता है तो हम इसी पैटर्न पे लिखेंगे। ये कुछ एक चीजें हैं जो वहां लिखनी होती है। ठीक है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी खत्म है। आप इतना ही करना, ठीक है, आपको क्रिमिनल जजमेंट का क्वेश्चन करना हो तो करना, अदरवाइज आप ऑर्डर राइटिंग के अंदर अभी इतना ही करना। ठीक है, खुद से आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टेम्परेरी इंजंक्शन का मत करना अभी, वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा।
समरी सूट ऑर्डर राइटिंग में, ऑर्डर राइटिंग एप्लीकेशन के लिए होता है। समरी सूट का अंदर फैसला ही सुनाया जाता है। जो समरी सूट की जजमेंट होती है वो नॉर्मल कोर्ट की जजमेंट की तरह ही होती है। तो समरी सूट में ऑर्डर नहीं पास होता, वहां भी जजमेंट ही पास होती है। ठीक है, बस समरी सूट में होता है कि जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है वो समरी मैनर में होता है, बाकी वहां भी जजमेंट ही पास की जाती है, वहां ऑर्डर नहीं पास किया जाता। तो ऑर्डर अगर कुछ आएगा तो ये भले ही आ सकता है, मतलब ऐसा कुछ आ सकता है कि वो ये एप्लीकेशन, बट वो अजीब है, बहुत आता नहीं है कि वो एप्लीकेशन डालता है कि साहब केस को समरी के तौर पर चलाया जाए, तो वो अलग चीज है। वो तो चलो मान सकते हैं कि भाई उसने एप्लीकेशन डाली है फॉर परमिशन, तो वो अपने बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, मेन आज तो चलो आप एक बार फॉर्मेट और एक बार लिखने की कोशिश करो, फिर अपने ऑर्डर राइटिंग के अंदर मार्क कर लेते हैं जो जो अपने से पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ में, लिमिटेशन में, सीपीसी में, रेंट ट्रिब्यूनल की तो जजमेंट ही होती है एक तरह से, उसमें अपने वो नहीं करते हैं, ऑर्डर नहीं होता, वो एक तरह का जजमेंट ही होता है रेंट ट्रिब्यूनल का। रेंट ट्रिब्यूनल में भी आ सकता है, ऑर्डर राइटिंग आ सकता है, एक दो है रेंट ट्रिब्यूनल, राजस्थान रेंट के भी, तो ऐसे करके अपने देख लेंगे, जिन जिन से आ सकता है अपने वो सारे कर लेंगे। ठीक है, सिविल का बस ये ध्यान रखना ना कि अपने को उसमें सिविल के ही एक्ट उठाने, तो जितने भी सिविल के एक्ट है, जैसे मान लो स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, सीपीसी, मेन तो इसी में से आ सकता है, और उसके अलावा रेंट ट्रिब्यूनल ले लो, मतलब सर राजस्थान रेंट एक्ट ले लो, और कोई है क्या सिविल का, और कोई देख लेना शायद सिविल का, वो ऑर्डर 14 है जो आप ये प्रिलिमिनरी इश्यू है, वो ऑर्डर 14 सीपीसी है, ऑर्डर 14 रूल 2 है वो सीपीसी का, वहां से वो क्वेश्चन बनता है, प्रिलिमिनरी इश्यू वाला वहां से बनता है। और कोई एक्ट देख लेंगे अगर किसी का होगा तो ये 3-4 एक्ट हैं जहां से अपने से पूछा जा सकता है, बाकी मेरे याद एक हो सकता है कोई और भी कोई एक्ट हो जो मिस हो रहा हो अभी सिविल का, तो फिर अपने वो भी देख लेंगे। नहीं लग सकता था जी, क्योंकि उसने ये बोल दिया अपने को कि भाई ऑर्डर फ्रेम करो, और वो किस में गया है, कोर्ट में गया है, किस में गया है, कोर्ट में गया है, तो इसलिए हम नहीं लगाते हैं। कोर्ट में ना जाता, वो ये बोलता ना भाई उसने पेटिशन रेंट ट्रिब्यूनल में फाइल की है तो अब उसकी जजमेंट लिखो, तब अपने लिखते, या उसका ऑर्डर लिखो, वो बोल रहा है भाई कोर्ट में गया ये तो कोर्ट में तो जी सेक्शन 6 ही लगाएंगे अपने, कोर्ट तो रेंट एक्ट लगा नहीं सकती। हाँ, फैक्ट्स के हिसाब से कर सकते हो, फैक्ट के हिसाब से कर सकते हो, वो हो सकता है ना। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि आपका इस बार अगर कोई जजमेंट आएगा, शायद जजमेंट डिजिटल अरेस्ट पे आए इस बार, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में एक आधा ऐसे भी सेक्शन है जो थोड़े नए वाले जो सेक्शन आए ना बीएनएस में, वो भी लगते हैं, तो शायद डिजिटल अरेस्ट का इस बार जजमेंट आए लिखने को, जिसके अंदर गड़बड़ अपने से सिर्फ सेक्शन पे होगी। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट नहीं, वो पुलिस वाले फोन, वो ऐसे फोन करते हैं, एक बंदा होता है वो पुलिस वाला बन के बैठा होता है, और मतलब ऐसे थोड़ा बोलता है कि आपके खाते में इतने पैसे आए हैं, क्या आपको पता है, आप बोलते हो नहीं मेरे को तो नहीं पता, फिर वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, हम आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट डलवा देते हैं, फलाना ढिमकाना, आप अपनी डिटेल बताओ, ये बताओ वो बताओ, वो वाला। ठीक है, चलो अब कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, वो जब अपने केस करेंगे ना मैं आपको बता दूंगा, मोटा मोटी ऐसा सा होता है, तो अगर आप निकालना भी चाहो ऑनलाइन तो निकाल लेना, कोई भी ऐसा फैक्ट वगैरह आपको हाँ, क्लास खत्म कर देते हैं। चलो बस अब खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है, फिर थैंक यू, अब क्लास खत्म कर रहे हैं।